दोस्तों डिजिटल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन कछुआ वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन मिर्जा राजा जयसिंह तक की बात कर लिए थे। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में अपन पढ़े थे या जाने थे कि उनका जो शासनकाल था कछुआ वंश के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल रहा था 1621 से 1667 तक, लगभग 46 साल। अपन ये भी पढ़े थे कि उन्होंने 3 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर वो किस प्रकार से मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लेते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि करते हैं मुगलों की तरफ से शिवाजी से, ये भी अपन बात कर लिए थे। ठीक है, 11 जून 1665 को। तो देखिए ये इस प्रकार की जो गतिविधियां रही थी, उनकी जो ये इतिहास रहा था, काफी अच्छा इतिहास रहा था। अब बात करते हैं आज सवाई जयसिंह की, जिनका टाइम पीरियड रहा था 1700 से 1743 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आज अपन बात करेंगे सवाई जयसिंह की। टाइम पीरियड थोड़ा देख लेना भाई, इनका काफी अच्छे राजा रहे थे, काफी इनका अच्छा इतिहास रहा है, काफी स्थापत्य कला में भी काफी योगदान रहा है, भूमिका रही है। जैसे जयपुर बसाते हैं तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक एक फैक्ट ये अपन बात करेंगे विस्तार से। आप भी थोड़े समझने की कोशिश करना, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है। तो इस 1700 से 1743 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह का सबसे लंबा शासनकाल रहता है कछुआ वंश के शासकों में। इनके लिए ऐसा भी पढ़ने को मिलता है, ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि यानी कछुआ वंश के किस शासक ने 7 मुगल बादशाहों के साथ या सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ काम किया है या समकालीन थे, तो सवाई जयसिंह। ठीक है, उधर अपन 3 पढ़े थे मिर्जा राजा जयसिंह के समय, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इधर बात आती है कि मुगल बादशाह शुरुआत में इनके टाइम में, सवाई जयसिंह के टाइम में रहता है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में ऐसे कोई ज्यादा लखनऊ वाले मुगल बादशाह बचे नहीं थे। औरंगजेब के बाद में जो मुगल बादशाह बना था बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के लिए इतिहासकारों ने कहा है कि ऐसा मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट की जिसके लिए कोई अच्छे शब्द कहे जाए। यानी इसका मतलब यह है कि बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में जो भी मुगल बादशाह बनते हैं वो बेलखने बनते हैं, उनका कोई ज्यादा इतिहास नहीं रहा था, कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा था। एक बात यानी एक मुगल बादशाह आए, वापस चले जाए, मारा जाए किसी से लड़ता हुआ या भाग जाए, फिर कोई दूसरा मुगल बादशाह आए, इस प्रकार से यानी ज्यादा टाइम तक जो टिक नहीं रहे थे। तो ये जो 7 मुगल बादशाह यानी बदले, जब बार बार में जल्दी ही बदले जाते हैं या बोल्ड होके बैक फुट पे आ रहे थे। ठीक है, कोई रन आउट हो जाता, कोई डायरेक्ट बोल्ड हो जाता। तो औरंगजेब इनके यानी शुरुआत में इनके टाइम में मुगल बादशाह था। उसके बाद में बनता बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में बनता जहांदार शाह। जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकार ताराचंद ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा था। फिर जो मुगल बादशाह था फर्रुखशियार आता है। फर्रुखशियार की अपन बात किए थे कि अजीत सिंह की यानी मारवाड़ का अजीत सिंह अपनी बेटी की शादी फर्रुखशियार से करता है। फर्रुखशियार से बाद में जो मुगल बादशाह बनता है यानी रफी उद दर्जात बनता है। रफी उद दर्जात के बाद में जो मुगल बादशाह बनता है रफी उद दौला बनता है। रफी उद दौला के बाद में जो मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह रंगीला बनता है। मोहम्मद शाह रंगीला जैसा उसका नाम था वैसे उसके काम थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला कभी कभी इच्छा होती थी तब दरबार में बिना कपड़ों के भी आ जाता था। ठीक है, तो रंगीन किस्म का आदमी था, तो ध्यान रखना है। 7 मुगल बादशाहों के साथ में काम किया था सवाई जयसिंह। यानी सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ काम करने वाला बंदा कोई शासक है तो सवाई जयसिंह था। तो ये जो मुगल बादशाहों के मैं नाम बताया, ज्यादा याद यानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा सा सिक्वेंस याद रहना चाहिए। ये जो मुगल बादशाह आए थे इनके टाइम में सवाई जयसिंह कछुआ वंश का शासक था। अब बात आती है सवाई जयसिंह की। सवाई जयसिंह का जो वास्तविक नाम था विजय सिंह था। इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था जय सिंह। इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब है शुरुआत में। औरंगजेब के दरबार में ये जो विजय सिंह था शुरुआत से ही जा रहा था, बचपन से ही जा रहा था। इसकी वाकपटुता और जो इसकी जो गतिविधियां थी उनको देखकर औरंगजेब को लगा बंदा है तो दमदार, कुछ तो गुण है स्पेशल। और जो पिछले वाला जो इनका मिर्जा राजा जयसिंह था यानी पिछला जो जयसिंह था उसका तो ये सवाया है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। सवाया अपन बोलते हैं, जैसे अपन किलो की बात करें तो 1 किलो और जो 250 ग्राम है पाव भर होता है उसको अपन 1.25 किलो बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझना, शब्दों में मत जाना, समझने की कोशिश करना। जो पिछला वाला जयसिंह है इनका उससे सवाया है। ठीक है,
तो विजय सिंह को पिछले वाले जय सिंह की तुलना करके उससे सवाया बताता है, यानी उससे भी थोड़ा भारी बताता है। तो इसका नाम यानी पिछले वाले जय सिंह के आधार पर बदलकर करता है सवाई जय सिंह, यानी सवाई की तो उपाधि देता है, बस सवाया होने के कारण या थोड़ा भारी होने के कारण, भारी भाई वेट में नहीं था भाई, गुणों में था, ठीक है। तो विजय सिंह का नाम बदलकर करता है सवाई जय सिंह। अब किसी ने कहा कि भाई यार इसके तो पहले एक भाई है, छोटा भाई है, उसका है नाम तो जय सिंह, तो फिर औरंगजेब का कहता है कोई बात नहीं है, इसका नाम अपन कर देते हैं विजय सिंह, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर औरंगजेब कर देता है विजय सिंह, और जो हकीकत में जो विजय सिंह था इसका नाम बदलकर कर देता है सवाई जय सिंह। ये आपको नाम समझ में आ गया होगा। ये देखिए थोड़ी सी इस प्रकार की बात है भाई, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है बस आपको याद रहना चाहिए किस प्रकार से विजय सिंह का नाम सवाई जय सिंह होता है और जय सिंह का नाम विजय सिंह होता है। ज्यादा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वापस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, यानी शाहजहां के बाद में शाहजहां के समय मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, उसमें भी अपन बात कर लेते। अब यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में यानी वापस मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है। औरंगजेब के बेटे थे, यानी 3 बेटे थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। कामबख्श को एक बार साइड में छोड़ देना, अपन मुअज्जम और आजम की बात करते हैं। जैसे आप लिख लेना इधर, एक बेटा औरंगजेब को था कामबख्श, ठीक है। 3 बेटे की बात कर रहे हैं। वैसे मुख्यतः अपन 2 की करेंगे, 2 में लड़ाई होती है उत्तराधिकार को लेकर, मुअज्जम और जो आजम के बीच में। देखिए आजम का जो भाई साथ कौन देगा और मुअज्जम का साथ कौन देगा, अपन इनकी बात करते हैं। देखिए जो आजम का साथ देता है सवाई जय सिंह देता है, ठीक है। ये जो सवाई जय सिंह था ये आजम का साथ देता है। इनकी जो साउथ में जब पोस्टिंग थी उस समय दोस्ती हो जाती है और आजम के कहने पर सवाई जय सिंह आजम का साथ देता है। मुअज्जम का कौन साथ देता है, मुअज्जम का साथ देता है जो विजय सिंह, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना किस प्रकार से कौन किसका साथ देता है। तो मुअज्जम का साथ देता है विजय सिंह और जो आजम का साथ देता है सवाई जय सिंह। अब किस्मत से ये आजम था, ये हार जाता है, आजम हार जाता है और आजम मारा गया था, ठीक है, हारा गया और मारा गया। अब बात आती है सवाई जय सिंह का तो लफड़ा हो गया। सवाई जय सिंह किसके पास है, बोस ही मर गया है या मारा गया है, अब इसके कुछ जीवों को ठोर नहीं बची है। बात आती है मुअज्जम जीत जाता है, मुअज्जम जीत जाता है तो मुअज्जम फिर मुगल बादशाह बनता आगे। अब मुअज्जम जो मुगल बादशाह बनता है तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से यानी मुगल बादशाह बनता है, ठीक है। मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से बादशाह बनता है। अब जो बहादुर शाह फर्स्ट कहता है या मुअज्जम कहता है भाई यार अपन जीत तो गया है लेकिन अपने जो जो खिलाफ लड़ रहा था उनकी लिस्ट बनाओ, उनसे अपन अब बदला लेंगे। सबसे पहले नंबर आ रहा है इधर सवाई जय सिंह का। बहादुर शाह जो फर्स्ट था तो इसने बदला लेने की कोशिश की सवाई जय सिंह से, यानी इसके ऊपर अपन अटैक करते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट इधर लड़ाई करने आता है या आक्रमण करने आता है आमेर पर, ठीक है। देखिए सवाई जय सिंह को हरा देता है बहादुर शाह फर्स्ट। राजा सवाई जय सिंह था इस समय, लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट सवाई जय सिंह को हरा देता है। अब हरा के क्या करेंगे, बहादुर शाह फर्स्ट सवाई जय सिंह को हरा कर इसका जो ये छोटा भाई था विजय सिंह, ठीक है, तो इसको यहाँ का राजा बना देता है, ठीक है। देखिए विजय सिंह को राजा तो बना देता है लेकिन आमेर का नाम भी बदल देता है, मोमिनाबाद ये इस्लामाबाद। ठीक है, आमेर के जो सवाई जय सिंह को हरा देता है, यहाँ पर सवाई जय सिंह के छोटे भाई को राजा बना देता है और आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर देता है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये थोड़ा याद भी रखने चाहिए। याद देखिए एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई जो बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर को जीतकर, आमेर का नाम क्या कर दिया था, तो मोमिनाबाद या इस्लामाबाद कर दिया था, और यहाँ के जो शासक सवाई जय सिंह को उठाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना देता है। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं देवबारी समझौता की। देवबारी समझौते की थोड़ी सी मैं मौखिक बात बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, अपन पिछली क्लासेज में लिख चुके हैं। देवबारी समझौता हुआ था 1308 में, ठीक है। देवबारी समझौता हुआ था 1308 में। अमर सिंह सेकंड जो मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ का शासक था, अजीत सिंह जो मारवाड़ का शासक था, और सवाई जय सिंह जो जयपुर वाला था, ठीक है। ये जो समझौता होता है बहादुर शाह फर्स्ट के खिलाफ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अमर सिंह सेकंड मेवाड़, अजीत सिंह मारवाड़ और सवाई जय सिंह आमेर वर्सेज बहादुर शाह फर्स्ट यानी बहादुर शाह के खिलाफ होता है। ये समझौता 1708 में देवबारी समझौता होता है। जो अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री थी चंद्र कंवर, इसकी जो शादी की शर्त रखी गई थी सवाई जय सिंह से। भाई जो अमर सिंह सेकंड कहता है भाई आप जो ये समझौता तो कर रहे हो, ये समझौता किस प्रकार से होता है, भाई अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने के लिए और सवाई जय सिंह को आमेर का राज्य दिलाने के लिए ये समझौता होता है। अमर सिंह कहता है भाई मुझे क्या मिलेगा। अमर सिंह से फिर बातचीत करके अमर सिंह फिर इनके सामने रखता है जो प्रस्ताव था खुद का, कि जो मेरी बेटी है चंद्र कुंवर, इसकी शादी सवाई जय सिंह से होनी चाहिए, और जो चंद्र कुंवर और सवाई जय सिंह से जो बेटा होगा वो आमेर का अगला राजा बनना चाहिए। ये इनकी शर्त रखी गई थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो ये समझौता होता है। अब सबसे पहले बात आती है इनकी जो संयुक्त सेना जाती है मारवाड़ में। मारवाड़ में जो बहादुर शाह के जो भी कब्जे अधिकार वो हटाते हैं, और वहां पर वापस अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य दिलाने में यानी कामयाब रहते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। देखिए अब बात आती है आगे कि एक युद्ध होता है जयपुर जीतने यानी आमेर जीतने से पहले। हालांकि थोड़ा सा याद रख लेना समझने के लिए है, बीच में क्या होता है, पहले मारवाड़ जीतते हैं, फिर एक युद्ध होते हैं, उसके बाद में आमेर जीतते हैं। सांबर का युद्ध होता है 1709 ईस्वी में, ठीक है। सांबर का युद्ध होता है 1709 में। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह तो एक साथ रहते हैं, और जो मुगल सेनापति सैयद हुसैन था, ठीक है। जो सांबर का युद्ध होता है 1709 में, यानी मारवाड़ जीतने के जस्ट बाद में 1709 में ये युद्ध होता है। इसमें आप लिख लेना कि जो सवाई जय सिंह और अजीत सिंह मारवाड़ था, ये दोनों एक तरफ रहते हैं, और जो जिसके यानी खिलाफ होते हैं, तो मुगलों के खिलाफ ये युद्ध होता है, मुगलों से युद्ध लड़ते हैं, सांबर में युद्ध लड़ते हैं 1709 में। मुगल सेनापति था सैयद हुसैन, आप लिख लेना सैयद हुसैन मुगल सेनापति था। ये जो सैयद हुसैन को हराते हैं यानी मुगलों को हराते हैं, मुगलों की सेना को हराते हैं सवाई जय सिंह और जो अजीत सिंह, और ये जो सैयद हुसैन था इसको मार देते हैं, ठीक है। मुगलों की सेना हारती है और सैयद हुसैन इसमें मारा जाता है सांबर के युद्ध। सांबर के युद्ध के बाद जो जीतने के बाद काफी समय तक जो सांबर वाला जो क्षेत्र था मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त भूमि के रूप में बन गया था। मारवाड़ और जो मेवाड़ वाले जो मारवाड़ और मेवाड़ का संयुक्त कब्जा है, संयुक्त अधिकार हो गया था एक प्रकार से जो सांबर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें। अब बात आती है कि यहाँ पर अब जो वापस ये कब्जा कर लेते हैं जयपुर में, ये सॉरी आमेर पर, कि आमेर का राज्य वापस ले लेते हैं, विजय सिंह को हटा देते हैं और सवाई जय सिंह खुद वापस राजा बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो वापस आमेर का राज्य किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, वो देवबारी समझौते के अकॉर्डिंग होता है। देवबारी समझौते के द्वारा जो शक्तियां एक साथ आ जाती है, तीन तीन शक्तियां आ जाती है, मेवाड़ आ जाती है, साथ में मारवाड़ आ जाती है, और फिर ये जो आमेर वाले तो थे। ये बात हो चुकी है। अब अपन एक जो विवाद और पढ़ चुके हैं पहले, बूंदी का विवाद। तो बूंदी विवाद की भी थोड़ी सी मैं मौखिक बात बताने की आपको कोशिश करूंगा। बूंदी का जो विवाद होता है वो इस प्रकार से होता है, भाई उधर जो राजा था बूंदी का बुद्ध सिंह, देखिए हर जो बात आती है उसको हर जगह लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप समझना चाहो तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। जो एक जगह पहले अपन जहाँ पे बात कर चुके हैं वहां पे आपके लिखा हुआ होगा, आप वापस जाके और वहां पे समझ सकते हो जो अपन मैं अभी मौखिक आपको बता रहा हूँ। तो बूंदी का विवाद होता है। बूंदी में उस समय राजा था बुद्ध सिंह, उसकी जो रानी थी अमर कंवर।
अमर कंवर सवाई जय सिंह की बहन थी, ये आपको पता होगा, अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, देखिए अमर कंवर या बोले तो बुद्ध सिंह के कोई बेटा नहीं हो रहा था। बेटा या कोई संतान जन्म लेते कुछ समय बाद में मर जाती, मृत्यु हो जाती। ठीक है, प्लान बनाते हैं कि आगे कोई उत्तराधिकारी कोई हो, तो उत्तराधिकारी बनाने के लिए एक बंदा गोद लेते, एक लड़का गोद लेते हैं जिसका नाम था दलेर सिंह। ठीक है, करोड़ ठिकाने का सामंत था। ठीक है, बूंदी में कोई जगह पड़ती है करोड़ ठिकाने का सामंत था दलेर सिंह। सवाई जय सिंह के समझाने से दलेर सिंह को बूंदी का बुद्ध सिंह गोद लेता है, अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और सवाई जय सिंह अपनी बेटी जो कृष्णा कुंवर की शादी दलेर सिंह से कर देता है। ठीक है, सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर की शादी बुद्ध सिंह से हो रखी है। भाई ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो रहा है, हो सकता है आगे भी हो सकता है, आज थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो अपन देखिए वापस स्टार्ट करते हैं, भाई कहाँ पर बात थी। देखिए जो बुद्ध सिंह की रानी थी यानी सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर, बुद्ध सिंह के जो बेटा था गोद लिया हुआ दलेर सिंह, उससे शादी कर देता सवाई जय सिंह अपनी बेटी की भी यानी कृष्णा कुंवर की। तो दलेर सिंह इसका यानी दामाद था सवाई जय सिंह का। अब कालांतर में जो यानी बुद्ध सिंह के एक अन्य रानी से कोई बच्चा जन्म ले लेता है या संतान जन्म लेती है, उसका जो नाम था उम्मेद सिंह था। अब अमर सिंह के माइंड में जो कृष्णा कंवर के माइंड में अब ये चले कि भाई जो अगला शासक या राजा बनना चाहिए जो बुद्ध सिंह का बेटा ही बनना चाहिए उम्मेद सिंह की सहायता के लिए अमर कंवर मराठों को इनवाइट करती है। ठीक है, अपन पहले विस्तार से बात कर चुके हैं। दलेर सिंह जो सवाई जय सिंह का दामाद था, तो दलेर सिंह की सहायता करता है सवाई जय सिंह। ठीक है, आपस में इनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष चलता है, कभी दलेर सिंह राजा बनता है, कभी उम्मेद सिंह राजा बनता है, कभी दलेर सिंह बनता है, फिर वापस उम्मेद सिंह बनता है। हालांकि ये था कि सवाई जय सिंह जीवित रहते हुए उम्मेद सिंह को कोई निश्चित रूप में राजा नहीं बनने दिया था। ठीक है, हालांकि फिर जो सवाई जय सिंह की जो मृत्यु के बाद में फिर उम्मेद सिंह राजा बनता है बूंदी का। तो ये बात अपन कर चुके हैं। अब बात आती है भरतपुर के साथ विवाद होता है। भरतपुर के साथ जो विवाद होता है उसमें देखिए जो विवाद ये चल रहे हैं ये मुगलों की तरफ से जा रहे हैं, कछुआ शासक है, लेकिन वे मुख्य रूप से जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि ये जो इनकी जो भी काम था, जो भी उपलब्धियां हासिल की थी, ये मुगलों की तरफ से थी, नाम मुगलों का होता था। कोई भी बड़ी संधि होती तो नाम मुगलों का होता, मध्यस्थता करते या खुद जो भी जाते, लेकिन नाम मुगलों का होता था। अब भरतपुर विवाद की बात करते हैं। ये अपन अब तक कर लिए हैं कि जो मारवाड़ का विवाद में किस प्रकार से जाते हैं, फिर मारवाड़ के विवाद को सलटा के सांबर का युद्ध लड़ते हैं 1709 में, उसके बाद में वापस आमेर पर अधिकार करते हैं, उसके बाद में फिर बूंदी का विवाद सलटाते हैं और फिर बूंदी के विवाद के बाद में यानी अपन भरतपुर की बात कर रहे हैं। देखिए जो टाइम के अकॉर्डिंग मत ले लेना कि जो सांबर के युद्ध के बाद में तो हाँ भाई ये तो आमेर पर अधिकार तो करते हैं, लेकिन आप कुछ शब्दों पे चले जाओ कि फिर उसके बाद में बूंदी पे जाते हैं या फिर उसके बाद में भरतपुर जाते हैं। अपन एक एक विवाद की एक एक रियासत की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं अपन कि भरतपुर विवाद की। देखिए भरतपुर में उस समय यानी जाटों का विरोध जारी था मुगलों के खिलाफ। ठीक है, भरतपुर में चूड़ामन एक जो सरदार हुआ था, जाट सरदार, इनके समय से जो एक करवट नहीं देने का यानी जो विरोध चल रहा था कि हम कर नहीं देंगे। अब बात आती है कि जो ये मुगलों के खिलाफ विरोध कर रहे थे भरतपुर वाले जाट, जो भरतपुर बेल्ट के जो जाट थे, अब उस समय जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला था। अब मोहम्मद शाह रंगीला इतना शक्तिशाली नहीं था। अब मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जय सिंह को कहता है, अब जो देख यार सवाई जय सिंह, तेरा मैटर है, तेरे जो पड़ोसी रियासतें हैं, राजस्थान की रियासत है, तू जाके यार बातचीत करके, हाँ ये इधर लड़ाई करते हैं, हमारे जो क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब यार मैं बादशाह बना हुआ हूँ तो मेरी बात भी खराब होती है, ये कभी भी यार लूटपाट कर लेते हैं। मेरे जो मुगलों की सेना जाती है तो लूटपाट कर लेते हैं। तो
चूड़ामन के बाद में दो बंदे थे, मोहकम सिंह और बदन सिंह। तो चूड़ामन के बाद में मोहकम सिंह और बदन सिंह यहाँ पे लड़ रहे थे भरतपुर में, ठीक है, समझने की कोशिश करना। चूड़ामन के बाद में भरतपुर में मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में संघर्ष हो रहा था, अपने जो राजगद्दी को लेके या राजा के पद को लेके, भाई मैं बनूं राजा। सवाई जयसिंह जाता है, बातचीत करता है इनसे, बदन सिंह को अपना पक्ष रखने का टाइम देता है। बदन सिंह बातचीत करता है सवाई जयसिंह से, बदन सिंह की तरफ सवाई जयसिंह का झुकाव होता है। सवाई जयसिंह कहता है ठीक है, हम आपको या बदन सिंह आपको राजा बना देंगे, लेकिन आप यार इस प्रकार की लूटपाट मत करो, जो भी आपकी मांग है, डिमांड है, वो पूरी की जाए, ठीक है। तो बदन सिंह को राजा बना देता है भरतपुर का सवाई जयसिंह, ठीक है। देखिए बदन सिंह और सवाई जयसिंह के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी, गहरी दोस्ती हो गई थी। बदन सिंह यानी इधर आमेर आया जाया करते थे, जयपुर आया जाया करते थे, खूब लंबे समय तक आए गए थे इधर। और कालांतर में इनके नाम पर तो जयपुर में एक कस्बा भी बसाया गया है। रामगढ़ मोड़ जो एरिया है, यहाँ पर जो इस एरिया में एक कस्बा है बास बदनपुरा, ठीक है। तो ये जो भरतपुर वाले बदन सिंह के नाम पर ही बसाया गया है बास बदनपुरा, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है भाई। जो कस्बा है ये जो दिल्ली रोड पर है, गढ़ता गेट के आसपास, हालांकि आप देख लेना कभी जाओ तो, कभी नाम सुनो तो भाई ये बदन सिंह के नाम पर बसाया हुआ कस्बा है, उनके नाम पर नाम रखा गया है। अब जो भरतपुर वाले जो विवाद को दबा कर आते हैं, विरोध को दबा कर आते हैं, यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था इसको दबा कर आते हैं सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह से भी मुगल बादशाह खुश होता है, मोहम्मद शाह रंगीला खुश होता है। देखिए बदन सिंह को सवाई जयसिंह एक जागीर देता है और एक उपाधि देता है। देखिए बदन सिंह को डीग की जागीर देता है और ब्रजराज की उपाधि देता है, ठीक है। डीग की तो जागीर देता है और ब्रजराज की उपाधि देता है बदन सिंह को। सवाई जयसिंह कर रहा सारे काम, लेकिन कर रहा किसकी तरफ से है? मुगलों की तरफ से। तो ध्यान रखना कि ये जो ब्रजराज की उपाधि कौन देता है और डीग की जागीर कौन देता है, किसको दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है। सवाई जयसिंह से खुश होता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कि यार तू इस विरोध को दबा कर आया है, काफी अच्छा काम किया है। तो इस खुशी में सवाई जयसिंह को भी एक उपाधि दी जाती है, ठीक है। राज राजेश्वर की उपाधि देता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, सवाई जयसिंह को देता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला राज राजेश्वर की उपाधि सवाई जयसिंह को देता है, ये जो भरतपुर वाले विवाद को दबाने के खुशी में। देखिए अब इसके बाद में एक युद्ध होता है गंगवाना का युद्ध। गंगवाना का युद्ध होता है अजमेर में। देखिए जोधपुर वालों और बीकानेर वालों के बीच में होता है गंगवाना का युद्ध। गंगवाना जगह पड़ती है अजमेर में। देखिए बीकानेर और जो जोधपुर में इस समय जो राजा है वो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना चाहिए कब पढ़े थे। जोरावर सिंह और अभय सिंह, ठीक है। गंगवाना का युद्ध होता है, गंगवाना जगह पड़ती है, स्थान पड़ता है अजमेर में पड़ता है। गंगवाना का युद्ध होता है 1741 के आसपास है, 1741 में, ठीक है। बीकानेर का जो शासक था जोरावर सिंह था, जोधपुर का जो शासक था अभय सिंह था। अपन जो ये पढ़े थे उनको आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, वरना फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। देखिए इनके बीच में जो युद्ध होता है सवाई जयसिंह साथ देता है बीकानेर वालों का। सवाई जयसिंह बीकानेर वालों का साथ देता है और जीतता भी बीकानेर का जोरावर सिंह है, जिसका साथ सवाई जयसिंह दे रहा है उसका वो ही जीत रहा है यहाँ पे। तो ये बीकानेर का था, जोरावर सिंह ब्रैकेट में लिख लेना बीकानेर, इधर अभय सिंह के लिए लिख लेना, ठीक है।
वैसे अपन हुडा सम्मेलन के समय बात किए थे इनकी। हुडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष के पद को लेकर इनमें जो विवाद भी होता है, अभय सिंह और इधर सवाई जय सिंह के बारे में जो मैंने एक कहावत भी बोली थी, हालांकि अपन वहां पे बोले थे, जैसे इत जयपुर इत जोधपुर दोनों था पोथाप, कुरुम मारो डीगरो कमदज मारो बा। कुरुम कछुआओं को बोलते थे, कमदज राठौड़ों को बोलते थे, डीगरो पुत्र को बोलते हैं, यानी फिर बाप तो सबको पता है पिता को बोलते हैं। तो भाई जो कुरुम यानी कछुआओं ने तो जो कोई पुत्र मारा है, यानी पहले कोई शासक था इनमें कछुआओं में जो अपने पुत्र को मार दिया था। और जो कमदज मारे बाप, तो उधर भी अपन बात करते हैं, राव गंगा और मालदेव के समय की बात करते हैं। तो ये जो दोहा था उस समय भी अपन बात कर लेते। उस समय जो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता को लेके इनमें जो विवाद हुआ था, लड़ाई हुई थी थोड़ी बहुत, तो वहां पे अपन बात कर लिए थे, तो आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। जोरावर सिंह बीकानेर जीत जाता है, सवाई जय सिंह हेल्प करता है। अब बात आती है सवाई जय सिंह और मराठाओं के बीच में। मराठा इस समय बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। देखिए गंगवाना का युद्ध थोड़ा याद रख लेना, 1741 में हुआ था, बीकानेर और जोधपुर के बीच में हुआ था। सवाई जय सिंह आमेर वाला है जो इसका साथ देता है, बीकानेर के जोरावर सिंह का। अब बात आती है मराठा और सवाई जय सिंह के बीच में जो संघर्ष हुआ था, इनकी बात आती है। देखिए सवाई जय सिंह मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। मराठा जो शक्ति के रूप में उभर रहे थे, बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। जो मुगल बादशाह उस समय मोहम्मद शाह रंगीला को लगे यार ये परेशान कर रहे हैं। सवाई जय सिंह को भी मोहम्मद शाह रंगीला जान चुका था कि भाई ये है शक्तिशाली योद्धा जो कुछ कर सकता है, ये कर सकता है। सवाई जय सिंह को इनका टेंडर देता मराठों का, या तू बातचीत कर, जो भी है इनको तू सल्टा। सवाई जय सिंह जाता है मराठों के जो आक्रमणों को दबाने के लिए, लेकिन सवाई जय सिंह डिमांड रखता है मोहम्मद शाह रंगीला के पास, भाई मुझे मालवा का गवर्नर बनाया जाना चाहिए, या मैं मालवा का गवर्नर बनूं तब मैं मराठों को मैं देख लूंगा। मोहम्मद शाह रंगीला भाई उस समय भाई ज्यादा शक्तिशाली बच नहीं रहा था, पावर थी नहीं उसके पास, शक्ति नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं था। अब वो क्या करे, सवाई जय सिंह को कहता है ठीक है मैं तुझे मालवा का गवर्नर बनाता हूँ। तो सवाई जय सिंह जो अकेला बंदा है जो 3 बार मालवा का गवर्नर बनता है, ठीक है। सवाई जय सिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया जाता है। देखिए अपन बात करेंगे 3 बार युद्ध हुए थे मराठों से सवाई जय सिंह, 1313, 30 और 32 में, सॉरी 1713, 30 और 32, 1713, 1730 और 1732 में। तो देखिए ये युद्ध की बात नहीं है, ये जो बात किया हूँ 1713, 1730 और 1732, ये बात हुई है कि इन समय में इन जो ईयर है मैं बोला हूँ, जो ये साल है, इनमें इन जो सवाई जय सिंह को मालवा का गवर्नर बनाया गया है। 1713 में जब फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था वो सवाई जय सिंह को मालवा का गवर्नर बनाता है। 1730 और 32 में मोहम्मद शाह रंगीला इस समय यानी मुगल बादशाह था, ये इसको सवाई जय सिंह को मुगल बादशाह यानी जो मालवा का गवर्नर बनाता है। 1713 में फर्रुखसियर, 1730 और 1732 में मोहम्मद शाह रंगीला मालवा का गवर्नर बनाता है सवाई जय सिंह। अब बात आती है 3 युद्ध होते हैं, पिलसुद्ध का युद्ध होता है, मंदसौर का युद्ध होता है, रामपुरा का युद्ध होता है। 3 युद्ध होते हैं। ठीक है, ये युद्ध होते हैं, 3 युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है पिलसुद्ध का युद्ध, एक युद्ध होता है मंदसौर का युद्ध, एक तीसरा युद्ध होता है रामपुरा का युद्ध। इसके बारे में भी अपन इनके बारे में भी बात कर रहे हैं एक एक करके। देखिए जो पिलसुद्ध का युद्ध होता है 1715 में होता है, ठीक है, 1715 में युद्ध होता है। मराठा एक बड़ी शक्ति के रूप में थे, मराठों को यानी सवाई जय सिंह को लग रहा था अपन मराठों को सल्टा लेंगे, यानी सवाई जय सिंह तरीके से जाता है मराठों से लड़ता है। 1715 में पिलसुद्ध, ये देखिए मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है पिलसुद्ध और मंदसौर। जो कोटा वाला जो क्षेत्र था, रामपुरा वाला, जो उस समय ये भी मालवा में आता था, हालांकि अभी बात करते हैं। 1715 में ये युद्ध होता है, इसमें जीतता है सवाई जय सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह पिलसुद्ध के युद्ध को 1715 में मराठों के खिलाफ जीतता है, ठीक है। सवाई जय सिंह को लग रहा था भाई अपन जीत गए, मराठे भी हार गए थे, एक्सेप्ट कर लेते हार गए, लेकिन अब क्या करें, मराठे वापस अपनी शक्ति बटोरने के लगे हुए थे।
देखिए मराठे अब वापस शक्तिशाली होके या एक बड़ी सेना लेकर वापस आते हैं। अब मंदसौर में युद्ध होता है, ठीक है। दूसरा जो युद्ध होता है 1733 में होता है मंदसौर में। इस युद्ध को सवाई जयसिंह हार जाता है, ठीक है। मंदसौर वाले युद्ध को सवाई जयसिंह हार जाता है। सवाई जयसिंह को भी लग गया था पर ऐसे अपन अब अपनी पार नहीं पड़ेगी, अपन जीत नहीं सकते मराठों को, अपने को और कुछ करना पड़ेगा या और जो सेनाएं हैं उनको लेंगे और जो रियासतें हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बात करके अपन एक बड़ी शक्ति के रूप में आएंगे, तब फिर अपन मराठों को हराएंगे। करते हैं, कोशिश करते हैं, सवाई जयसिंह करता है। अपन बात कर रहे थे जो मेवाड़ में संग्राम सिंह था, उस समय एक योजना बनाई गई थी हुड़ा सम्मेलन की। फिर जगत सिंह सेकंड यानी संग्राम सिंह मर जाता है, उसके बाद में जगत सिंह सेकंड फिर हुड़ा सम्मेलन होता है, ठीक है। तो जगत सिंह सेकंड के समय जो मेवाड़ वाला जगत सिंह सेकंड के समय एक हुड़ा सम्मेलन होता है 1734 में। 1734 में जो हुड़ा सम्मेलन होता है उसका अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड होता है और उसमें बात की जाती है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में रामपुरा में युद्ध होगा, ठीक है। तो फिर जो रामपुरा वाला जो युद्ध है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो 1735 में हुआ था वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद में। हालांकि अपन उस समय बात कर लेते जब हुड़ा सम्मेलन विस्तार से पढ़ रहे थे कि वहां पर कोई जो राजा आते नहीं है, अध्यक्ष पद को लेकर उनमें गर्मा गर्मी चल रही थी और कोई यानी वर्षा ऋतु के बाद में नहीं आता है, ओनली सवाई जयसिंह जाता है। इस युद्ध को भी, रामपुरा वाले युद्ध को भी 1735 में सवाई जयसिंह हार जाता है। मराठों के खिलाफ 3 युद्ध इस प्रकार से हुए थे, यानी पिलसुद्ध, मंदसौर और रामपुरा। पिलसुद्ध के युद्ध को सवाई जयसिंह जीत जाता है, 1715 में होता है। फिर जो दूसरा युद्ध होता है मंदसौर का 1735 में होता है, ये भी मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, इसको भी सवाई जयसिंह हारता है और मराठे जीतते हैं। तीसरा जो युद्ध होता है हुड़ा सम्मेलन के बाद में रामपुरा का युद्ध 1735 में होता है, इसको भी सवाई जयसिंह हारता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन, और यानी हुड़ा सम्मेलन की बात विस्तार से पहले कर चुके हैं। अब बात आती है धौलपुर समझौते की। देखिए धौलपुर समझौता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस समय जो 1741 में होता धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता 1741 में होता है। यह समझौता करने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन करता है। धौलपुर समझौते के समय 1741 में मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। मोहम्मद शाह रंगीला जब मुगल बादशाह था, मराठे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। अपन पहले बात कर चुके हैं भाई, इस प्रकार से युद्ध हो चुके हैं, मराठे जीत चुके थे, जो लास्ट में 2 युद्ध हुए थे उनको जीत गए थे। धौलपुर समझौता 1741 में होता है, लेकिन मराठे जो थे लूटपाट करते करते दिल्ली तक पहुंचने लग गए थे। मोहम्मद शाह रंगीला परेशान हो चुका था, ढंग से परेशान हो गया था, नाकों में दम कर लिया था मराठों ने। मोहम्मद शाह रंगीला वापस सवाई जयसिंह से बात करता है, यार इनको समझा यार, इनसे बात कर, ये दिल्ली में आके मेरी बेइज्जती करके जा रहे, लूटपाट करके जा रहे, जो कुछ डिमांड हो मैं अंदर अंदर दे दूं यार इनको, लेकिन लूटपाट नहीं करे कम से। मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जयसिंह से बात करता था, सवाई जयसिंह इनसे बात करने के लिए धौलपुर में बातचीत करता है। धौलपुर में एक समझौता होता है। मराठों का जो सरदार था, पेशवा था, बालाजी बाजीराव था, ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव था। और इधर जो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था, मुगल बादशाह था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से जो समझौता करने जाते हैं सवाई जयसिंह जाते हैं, इधर से मराठों की तरफ से जाता है। मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव जाता है और इधर से मुगल बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंह जाता है। आप किस यानी आपको जो अच्छा लगे वैसे लिख लेना। जो धौलपुर समझौता 1741 में था, मोहम्मद शाह रंगीला और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में, या मोहम्मद शाह रंगीला और मराठों के बीच में होता है। मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव था और जो मुगलों की तरफ से मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से था सवाई जयसिंह, ठीक है। बातचीत होती है, जो इनकी डिमांड थी मराठों की वो सवाई जयसिंह पूरी करवा देता है। मुगल बादशाह चुपचाप ही दे देता है, भाई ठीक है, लेकिन इस प्रकार से लूटपाट तो मत करो, बेइज्जती मत करो कुल मिलाकर मेरी यानी राजधानी में आकर। ये बातें होती हैं लड़ाई झगड़ों की, जो भी संघर्ष था, जो भी विवाद था, उनकी बात होती है। अब देखिए यहीं पर रुकने वाला बंदा नहीं है। जो चहूं और प्रतिभा का धनी था सवाई जयसिंह, जिस प्रकार से युद्ध वगैरह, जो संघर्ष वगैरह, जो विवाद थे, इनको दबाता है, उसी प्रकार से स्थापत्य कला में भी काफी रुचि रखने वाला बंदा था।
अब बात करते हैं अपन स्थापत्य कला और जो सांस्कृतिक उपलब्धियां रही सवाई जय सिंह की, तो उनकी बात करते हैं। देखिए आप हेडिंग डाल लेना सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनमें सबसे पहले हेडिंग डाल लेना आप स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला की बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो इनकी एक बड़ी उपलब्धि रही है उसकी बात करते हैं जयपुर की, यानी जयपुर बताते हैं। सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियों में स्थापत्य कला की हेडिंग डाल लेना। नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करता है सवाई जय सिंह। ठीक है, 1809 यानी 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करता है। किसी ने कहा कि भाई अपन अब उधर राजधानी बना ली, आमेर थी अब तक अपनी राजधानी, लेकिन अब शहर बसाया जाना चाहिए, राजधानी चेंज की जानी चाहिए। अब कोई भाई समतल में भी बना लेते हैं, तो भाई बड़े यानी जनता भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो शहर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सवाई जय सिंह 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना करता है, जयपुर को राजधानी बनाता है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना, किस पर सीक्वेंस में याद रख लेना कि जयपुर चौथी राजधानी रहती है कछवा शासकों की। जो कछवा शासकों की अपन जो 4 राजधानियों की बात करते हैं तो इस प्रकार करते हैं। सबसे पहले बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार करते हैं और दौसा को प्रथम राजधानी बनाते हैं। जो दूसरी राजधानी बनती है कछवा शासकों की रामगढ़ बनती है। रामगढ़ में मीणाओं को हरा के यानी दूसरी राजधानी बनाते हैं। जमुआ रामगढ़ कछवा शासकों की वजह से, जमुई माता की वजह से ही नाम पड़ता है। तीसरी राजधानी यानी आमेर बनती है कछवा शासकों की, और जो चौथी राजधानी सवाई जय सिंह के समय में जयपुर बनती है। ठीक है, देखिए ये पहले जो स्थान था, जो जयपुर शहर बसा हुआ है, जो स्थान था यहाँ पर जंगल था। ठीक है, ये जो जंगल था यहाँ पर जो राजा थे जयपुर के, ये जो थे ये आमेर के राजा, ये शिकार खेला करते थे। इस जगह को पहले शिकार होदी कहा जाता था। एक होद था, एक प्रकार से पानी का भाई कुंड तालाब वगैरह बना हुआ था। यहाँ पर जानवर, जो जंगली जानवर थे, जो पानी पीने के लिए आते, और यहाँ पर पास में ही एक चबूतरा, मचान या चौतरा बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा में, चबूतरे को चौतरा बोलते हैं, वो बना हुआ था। एक प्रकार का मंच बना हुआ था, यहाँ पर राजा बैठा रहता था। जंगली जानवर जो इस होदी पे या इस होद पे या इस तालाब पर पानी पीने के लिए आता, और जो राजा उसका शिकार करता था, यानी राजा शिकार खेलते थे, यहाँ पे शिकार करते थे। तो इस स्थान यानी जंगल था, यहाँ पर कुल मिलाकर बात है, सीधी सी बात है, जंगल था। यहाँ पर इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता है। और फिर इस जंगल को हटा के सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। शिकार होदी कहा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। जयपुर जो बसाया गया है उस स्थान को पहले क्या कहा जाता था? शिकार होदी कहा जाता था। देखिए सवाई जय सिंह प्लान तैयार करवाता है कि अपन शहर को इस प्रकार से बसाएंगे कि जो सुंदर भी होना चाहिए, जो सबसे बढ़िया दुनिया में ऐसे कौन सा शहर है उनकी तर्ज पर बसाया जाएगा। सवाई जय सिंह अपने जो मंत्रियों को कहते हैं, तो मंत्री जो सेनापति थे वो कहते हैं, भाई राजा जी 2 शहर है ऐसे जो अच्छी तरीके से उनकी बसावट है और जो सुंदर भी है। कौन कौन से वो 2 शहर? तो कहते हैं भाई इराक का एक तो बगदाद शहर है, एक कैंटन शहर है चाइना का। ठीक है, इन 2 शहरों की तर्ज पर जयपुर को बसाया गया है सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह कहता है भाई उनके जो मैप मंगवाओ, उनकी तर्ज पर ही अपन जयपुर को बसाएंगे। तो ये ध्यान रखना, जयपुर शहर को इराक के बगदाद और चीन के कैंटन शहरों की तर्ज पर बसाया गया है। वास्तुकार बुलाते हैं, आर्किटेक्चर बुलाते हैं, बस तरीके से बसाएंगे अपन, तरीके से नक्शा वक्शा बनवाएंगे, मैप बनवाएंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर तैयार करवाएंगे। वास्तुकार एक बंगाली ब्राह्मण था, विद्याधर भट्टाचार्य।
तो जयपुर के जो वास्तुकार थे, जयपुर बसाने के जो जयपुर के जो आर्किटेक्चर थे, वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। आप लिख लेना वास्तुकार, जयपुर के वास्तुकार, ठीक है। जो बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य। थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनके नाम पर जयपुर में एक कस्बा बसा हुआ है, विद्याधर नगर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ये भी जानकारी रहनी चाहिए। विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर के जो आर्किटेक्चर बने थे, ये वास्तुकार बने थे। वैसे ही सवाई जयसिंह जो ज्योतिषी में भी विश्वास रखता था, काफी रुचि भी रखता था या विश्वास भी रखता था। तो फिर एक जो ज्योतिषी को बुलाया गया, पुर्तगाली ज्योतिषी था जेवियर डी सिल्वा। जो पुर्तगाली ज्योतिषी था जेवियर डी सिल्वा, पुर्तगाली ज्योतिषी था, इसको बुलाते हैं सवाई जयसिंह, यानी जेवियर डी सिल्वा जी। आप यहाँ पे आइए, पुर्तगाल से बुलाते हैं। और आप जो भी आपके ज्योतिष जो वास्तु शास्त्र है, इनके अकॉर्डिंग बताइए किस प्रकार से अपन शहर को बसाए। देखिए जो इनकी जो मदद ली गई थी, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य, ज्योतिष जो पुर्तगाल के थे जेवियर डी सिल्वा, ठीक है। इन लोगों के कहने से, इन लोगों के जो राय देने से ज्योतिष में विश्वास करने वाले सवाई जयसिंह ने जयपुर को 9 चौकड़ियों के सिद्धांत पर बसाया था। ठीक है, 9 चौकड़ी या 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर बसा हुआ है। क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर किस सिद्धांत पर बसा हुआ है। ऑप्शन में आएगा 9 चौकड़ी या 9 वर्ग, 8 चौकड़ी, 10 चौकड़ी, और भी कोई दे देंगे। तो 9 चौकड़ी या 9 वर्गों के सिद्धांत पर आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भी, ठीक है। 9 चौकड़ियां या 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है कि एक, यानी उधर रामगंज चौपड़ है, फिर बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है, उधर नीचे टकसाल से वापस आते हुए इधर फिर सांगानेर गेट आ जाता है, यानी टकसाल से आएंगे बड़ी चौपड़, बड़ी चौपड़ से आएंगे यानी जोरी बाजार से तो सांगानेर गेट आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ की तरफ चले जाएंगे, यानी बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ के बीच में त्रिपोली आएगा, त्रिपोली से वापस जाएंगे तो चौड़ा रास्ता आ जाएगा, चौड़ा रास्ता से इधर फिर न्यू गेट है, ठीक है। इस प्रकार से यानी छोटी चौपड़ से फिर उधर नीचे जाते हैं, जो नीचे वाला रास्ता है चौगान स्टेडियम की तरफ। देखिए इस प्रकार से एक सुव्यवस्थित तरीके से बसाया हुआ है जयपुर कि उस समय में भी देखिए कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा राजस्थान का, अब भी नहीं मिलेगा जो पुराना शहर हो कि वहां पे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, चौड़ा रास्ता जिसका नाम ही चौड़ा रास्ता पड़ गया है। उस समय में देखो, अब यानी 1727 की बात है, 1727 में भी सवाई जयसिंह कितना मेहनत लगा के काम करता है, शहर को बसाता है कि इतनी चौड़ी सड़कें, इसको भविष्य का पता था कि जनसंख्या ज़्यादा होगी और सड़कों की आवश्यकता होगी, यातायात के साधन यानी इनकी भी भीड़ हो जाएगी, तो इतनी चौड़ी सड़कें बना देता है। एक प्रकार से 4 लाइन सड़कें हैं जयपुर की, जो अंदर जो पुराना शहर है परकोटा है इसकी भी, ठीक है। आराम से 2-2 गाड़ियाँ दोनों तरफ की जो सड़कों पर चल सकती है और पार्किंग की जगह भी बच जाती है, पार्किंग भी होती है। राजस्थान के कोई और शहर को देखो, पुराने जो शहर को देखो, वहां पर जो इतनी संकरी गलियां हैं, सकड़ी गलियां हैं, उनमें आराम ढंग से कोई मनक नहीं जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाई जयसिंह इतने दूरदृष्टि सोच वाले थे। देखिए जयपुर के लिए ऐसा कहा जाता है, जयपुर जो भारत का पहला और आधुनिक शहर है, ठीक है। भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है, ठीक है। देखिए सेंटेंस या वाक्य पे ध्यान देना, जो जयपुर है भारत का पहला आधुनिक और नियोजित शहर है, पहला जो मॉडर्न तरीके से बसाया गया है। हालांकि फिर चंडीगढ़ बसाया गया, आजादी के बाद में बसाया गया है, लेकिन भारत का जो प्रथम जो नियोजित और आधुनिक शहर तैयार किया गया है, बसाया गया है, जयपुर को तैयार किया गया है या बसाया गया है। चंडीगढ़ को बाद में बसाया गया था आजादी के बाद में। देखिए ऐसा भी पढ़ने को मिलता है, एक भी कुछ यानी क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि जयपुर की पहली बिल्डिंग है, पहली इमारत कौन सी थी। तो सबसे पहले एक इमारत बनाई जाती है बादल में, फिर इसके बाद में फिर काम छड़ा जाता है जयपुर का। तो जयपुर की जो पहली इमारत थी बादल महल थी, तो ये भी लिख लेना, प्रथम इमारत जयपुर की बादल महल थी।
देखिए, अब इसके नाम की थोड़ी सी ध्यान बात करते हैं कि प्रारंभ में या शुरुआत में सवाई जयनगर कहा जाता था जयपुर को, ठीक है, सवाई जयनगर। तो इतना लंबा नाम है, ये तो फिर हर किसी से नहीं है भाई, थोड़ी मुश्किल होगी। तो फिर इसको सवाई जयनगर से चेंज करके फिर इसको जयपुर कहा गया है। हालांकि इसका ओरिजिनल नाम जो जयपुर ही है, वैसे फिर इसको अंग्रेजों द्वारा फिर धीरे धीरे करते करते जयपुर जयपुर कहा गया है, ठीक है। वैसे अब आज भी जो अपने जो स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपने दादाजी के टाइम के, वो जयपुर जयपुर ही बोलते हैं, ठीक है। कोई जयपुर कोई नहीं बोलता है, जयपुर ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कोशिश करना, ट्राई करना कभी पूछने की बड़े लोगों से, इस प्रकार की बात करें तो भाई कहाँ पे जाके आए हो, और बोलेंगे जयपुर जाके आए हो, ठीक है। वर्तमान में भाई जयपुर के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है नाहरगढ़ किले की। देखिए नाहरगढ़ किले की बात है, अभी भाई क्यों बनाया जाता है। पहले की जो महल बनाए गए थे जयपुर वाले, जो जो आमेर वाले, जो रहने की दृष्टि से बनाए गए थे, अभी इनको थोड़ा लग रहा था भाई यार सुरक्षा की दृष्टि से भी कुछ कर लेना चाहिए, तो सुरक्षा की दृष्टि से फिर बनाते हैं नाहरगढ़ किला। देखिए एक बार वापस जो जयपुर का जो रिवीजन करवाऊं आपको। देखिए जयपुर के रिवीजन की अपन बात करें तो जयपुर की जो स्थापना होती है 1800 यानी 1809, जयपुर का जो वापस जो स्थापना की रिवीजन की बात करें तो रिवीजन में बात आती है कि स्थापना स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह के द्वारा की जाती है। जयपुर को कछवाहा शासकों की चौथी राजधानी बनाई जाती है। इससे पहले जयपुर वाले जो जयपुर बसाया गया, इस स्थान को शिकारोदी के नाम से जाना जाता था, और जयपुर को इराक का बगदाद और चीन का कैंटन शहरों की तर्ज पर बसाया गया है। इसके जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो बंगाली ब्राह्मण थे। जयपुर को बसाने के लिए एक ज्योतिषी की मदद ली गई थी, जो पुर्तगाल के ज्योतिषी थे जेवियर डी सिल्वा, तो ये जयपुर के ज्योतिषी बनते हैं। इसके बाद में बात आती है जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर या 9 चौकड़ियों के सिद्धांत पर बसाया जाता है, और बादल महल जयपुर की पहली इमारत रहती है या पहली इमारत बनती है। और प्रारंभ में जयपुर का नाम सवाई जयनगर था, कालांतर में जयपुर पड़ता है, और वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसके बाद में अब बात करते हैं नाहरगढ़ किले की। नाहरगढ़ किला जो बनाया गया था मराठों की सुरक्षा से के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, जो आपको इच्छा हो वो लिख लेना। जो नाहरगढ़ किला है ये मराठों की या मराठों से सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, ठीक है। यह किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप वाक्य लिख सकते हो। देखिए जो नाहरगढ़ किला है इसको जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं। अपन जैसे जयपुर में नीचे या समतल से देखते हैं, पहाड़ी पर नाहरगढ़ किला दिखाई देता है, ठीक है। तो नाहरगढ़ किला मराठों के खिलाफ सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। इसको जयपुर का पहरेदार किला कहते हैं या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए पूरे जयपुर की यानी निगरानी रखी जा सकती है, या पूरे जयपुर को देखा जा सकता है नाहरगढ़ किले से, ठीक है। आप लिख लेना, पहरेदार किला कहा जाता है। तो किस किले को जयपुर का पहरेदार किला कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। इसकी बात आती है, इसका जो जयपुर के राजा भगवान कृष्ण भगवान के यानी भक्त हैं, ठीक है। जयपुर के जो राजा थे, कछवाहा शासक थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र के अकॉर्डिंग इसका नाम सुदर्शनगढ़ भी रखा गया था। शुरुआत में इसका नाम था सुदर्शनगढ़, ठीक है। सुदर्शनगढ़ भगवान कृष्ण का चक्र था, सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हुए थे जयपुर के राजा, तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आधार पर इसका नाम या नाहरगढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ रखा गया था। फिर देखिए ऐसा कहा जाता है, नाहरगढ़ का नाम नाहरगढ़ इस प्रकार से हुआ था कि कहते हैं कोई नारसिंह नाम का कोई सैनिक था, यहाँ पर जो यहाँ की रक्षा करता हुआ मारा जाता है, शहीद हो जाता है। अपन देखिए जो भूमि की रक्षा के लिए जो मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको भूमिया के रूप में पूजने लगते हैं, ठीक है। तो ये भूमिया बन गया था।
तो इस भूमिया की, इस नाहरसिंह भूमिया जी के नाम पर सुदर्शनगढ़ का नाम नाहरगढ़ पड़ता है। ठीक है, देखिए अलग अलग बातें होती है भाई। जो नाहरसिंह भूमिया लड़ता हुआ मारा जाता है, कोई लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ पर जो नाहर ज्यादा रहते थे, नाहर बोलते हैं जो शेर वगैरह, जो टाइगर वगैरह थे, ये खूब रहा करते थे, इसलिए इसका जो नाम नाहरगढ़ पड़ता है। लेकिन ज्यादातर ये जो ऑथेंटिक फैक्ट सामने आता है वो आता है कि कोई नाहरसिंह भूमिया के नाम से इस जगह का नाम नाहरगढ़ पड़ता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए फिर इसके बारे में बात करते हैं चंद्र महल की। अब जो बात आ रही है, जो ये किले वगैरह, जो निर्माण, जो भी कार्य हैं, इनकी बात कर रहे हैं। जयपुर बसा लिए, नाहरगढ़ किला बनवा लिए। अब बात आ रही है चंद्र महल की। वर्तमान में जो इसको सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेना आप ब्रैकेट में, सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है चंद्र महल को। देखिए जो राजा का जो रहने का जो मुख्य स्थल है, इसको चंद्र महल कहा गया, या राजा का रहने का स्थान, या राजा को रहने के लिए महल बनाया गया, इसे चंद्र महल के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेना नीचे, तो ब्रैकेट में लिख लेना सिटी पैलेस, और नीचे लिख लेना एक लाइन में राजा का रहने का स्थल या राजा का रहने का महल, चंद्र महल। ठीक है, गोविंद देव जी के जस्ट, जो गोविंद देव जी मंदिर के जस्ट सामने है। देखिए अब बात आती है जल महल की। देखिए जल महल झील में, यानी मानसागर झील में स्थित एक बिल्डिंग है। अपन आगे बात करेंगे एक अश्वमेध यज्ञ की। तो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे सवाई जय सिंह। तो उस जो यज्ञ के जो ब्राह्मणों को या पुरोहितों को रखने के लिए एक होटल की व्यवस्था की गई। उस जमाने की एक होटल बोल सकते हैं एक प्रकार से। भाई आपको रखने के लिए कौन सी बिल्डिंग बनाई जाए, तो एक अलग ही बिल्डिंग बना देते हैं। यहाँ पे आराम से वो गर्मी और भी नहीं लगे और ठंड भी रहे आराम से। तो फिर एक बिल्डिंग बनाई जाती है मानसागर झील में, जल महल। ठीक है, तो एक बिल्डिंग थी मानसागर झील में स्थित है, बहुत अच्छी झील है। उस झील में हालांकि प्रदूषित जो झील कह सकते हैं अपन, काफी प्रदूषित झील है मानसागर झील है जो, लेकिन उसमें जो एक बिल्डिंग है वो एक काफी सौंदर्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफी लोग वहाँ पे जो फोटो शूट करते हुए मिल जाएंगे, काफी सैलानी आते हैं, पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, रोड पे यानी किनारे पर है, जैसे अपन रामगढ़ मोड़ से जाते हैं आमेर की तरफ। ठीक है, आमेर रोड पर है जलमहल झील, मानसागर झील, उसमें जलमहल बिल्डिंग बनी हुई है। हालांकि उसको सब जलमहल ही बोलते हैं, मानसागर झील बहुत कम लोग बोलते हैं। मानसागर झील के किनारे पर हम जलमहल है, इस प्रकार से बातें कर लेते हैं लोग। तो जलमहल की बात कर लिए हैं। इसका जो निर्माता लिख सकते हो सवाई जय सिंह। मानसागर झील में जो ये स्थित है ये भी आप लिख सकते हो। यहाँ अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराया गया था, ये वाक्य भी लिख लेना, क्वेश्चन बनेगा। कछुआ शासक सवाई जय सिंह के द्वारा करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रोकने के लिए, ठहराने के लिए कौन सी इमारत बनाई गई थी, तो जल महल। ठीक है, अब बात आती है पानी की व्यवस्था के लिए। भाई अपन शहर बसा लिए हैं, झीलें वगैरह बनवा रहे हैं। पहले अपन रहते थे पहाड़ों पर, अब रह रहे हैं अपन समतल में। तो अपन समतल में रह रहे हैं तो जनता को पानी के लिए भी कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तो फिर एक गांव पड़ता है जयपुर में हरमाड़ा, हरमाड़ा से एक नहर लाई गई थी। ठीक है, तो जयपुर में हरमाड़ा से एक नहर लाई जाती है पानी की व्यवस्था के लिए। तो ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य लिख लेना। अब बात आती है सिसोदिया रानी का महल। ठीक है, सिसोदिया रानी का जो महल है ये भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये कौन थी सिसोदिया रानी? चंद्र कंवर। ठीक है, चंद्र कंवर मेवाड़ की जो सिसोदिया राजकुमारी थी, अमर सिंह सेकंड की बेटी थी। देवबारी समझौते की अपन बात कर चुके हैं, 1708 में हुआ था। उस समझौते के अकॉर्डिंग जब अमर सिंह सेकंड जो भाई शर्त लगा था, भाई जो मेरी बेटी की शादी आप यहाँ पे जयपुर में होगी। ठीक है, तो चंद्र कंवर थी, सिसोदिया रानी थी, मेवाड़ की राजकुमारी थी। इसकी याद में एक जो महल बनाया जाता है जो जाना गया है सिसोदिया रानी का महल। देखिए सिसोदिया रानी का जो महल है, जो गार्डन के रूप में भी है। ठीक है, भाई अच्छा खासा है। जैसे अपन ट्रांसपोर्ट नगर से अपन जाते हैं आगरा रोड पर, तो थोड़े आगे चलकर है सिसोदिया रानी का महल, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो सिसोदिया रानी कौन थी? चंद्र कंवर थी, अमर सिंह सेकंड की बेटी। ठीक,
इस सिसोदिया रानी के महल की बात हो गई। इसके बाद में बात आती है जंतर मंतर। काफी अच्छी बिल्डिंग एंड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, याद रखने लायक बिल्डिंग है। देखिए उस समय में भी राजा इस प्रकार की सोच रखने वाला था, इतनी जो बातें समझता था। देखिए पहली बात तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, ये जंतर मंतर है, इस जो मुख्य जो नाम अपन जो उच्चारण इसका करें तो यंत्र मंत्र हो गए, ठीक है। जंतर मंतर, ये मंत्र शब्द आते हैं आपके माइंड में जाते होंगे, आ जाता होगा, कोई मंत्र वंत्र सिखाते होंगे, कोई जादू टोने सिखाते होंगे। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो शब्द है इसका सही उच्चारण अपन करेंगे होगा यंत्र मंत्र। यंत्र बोले तो उपकरण और मंत्र बोले तो गिनती, उपकरणों की गिनती या उपकरणों की गणना, ठीक है। जैसे इनके यंत्रों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा गणना, यानी इसका सही जो अर्थ होगा उपकरणों द्वारा गणना। अब बात आते हैं कि देश में स्वयं जैसी 5 जंतर मंत्र तैयार करवाता है, या 5 जंतर मंत्र बनवाता है। देखिए मौखिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना एक एक करके। दिल्ली में सबसे पहले जंतर मंत्र बनवाता है स्वयं जयसिंह, ठीक है। दिल्ली में बनवाता है सबसे पहले स्वयं जयसिंह जंतर मंत्र। तो सबसे पहला जो जंतर मंत्र होगा दिल्ली वाला होगा। अब बात आती है जयपुर में, दूसरे नंबर पर जयपुर में बनवाता है। जयपुर वाला था सबसे बड़ा जंतर मंत्र है। अपनी राजधानी में, खुद की राजधानी में राजा बनवाए तो सबसे बड़ा बनवा ले। हाँ सबसे पहले भाई दिल्ली में बनवा लेता है। अब देखिए ये थोड़ी सी आप सोचना कि मुगल बादशाह के ठीक नाक के नीचे या मुगल बादशाह की राजधानी में एक बंदा, एक राजा एक खुद बिल्डिंग तैयार करवा देता है, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे पहले जंतर मंत्र बनवाता है। दूसरा जो जंतर मंत्र जयपुर में बनवाता है, जो सबसे बड़ा जंतर मंत्र है। तीसरा जो उज्जैन में बनवाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चौथा जो मथुरा में बनवाता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो पांचवा है बनारस या वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो दिल्ली में एक सबसे पहले, जयपुर में सबसे बड़ा, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और जो बनाता है मथुरा में उत्तर प्रदेश में, और बनारस या वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 बनाता है, मथुरा वाराणसी या बनारस, ठीक है। और जो एक मध्य प्रदेश में बनाता है, एक जयपुर में बनाता है, एक दिल्ली में बनाता है, ठीक है। देखिए जो जंतर मंत्र है यहाँ पर एक तो सम्राट यंत्र रखा हुआ है। सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी रखी हुई है, ठीक है। देखिए जो स्वयं जयसिंह है, ये जो जंतर मंत्र तैयार करवाता है, ये बनवाता है, यहाँ से जो खगोलीय घटनाएं उनकी जानकारी ले सकते हैं आज भी। देखिए जो नासा वाले वगैरह, जो ये इसरो वगैरह है अपने, जो इंडिया की, और नासा है अमेरिका का, ये देखिए कितने बाद में जाके बने हैं। उस समय में भी एक जो राजा, एक जो बंदा है, इस प्रकार की व्यवस्था करवा लेता है, इस प्रकार के यंत्र बनवा लेता है। जो खगोलीय घटनाएं हैं, कौन सी घटना कब होगी उससे पहले ही पता लगा लिया जाता है। ऐसे जो यंत्र तैयार करवा लेता है वो था स्वयं जयसिंह। कितने दूरदृष्टि सोच वाला बंदा है, ठीक है। जयपुर को किस आधार पर बसाता है, कितना व्यवस्थित तरीके से बसाता है। फिर जो ये जंतर मंत्र बस यानी बनवा लेता है, सबसे बड़ा जयपुर में बसाता है, बनाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए 2010 में जंतर मंत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया जाता है। कि देखिए दुनिया भी मानती है इस बात को कि भाई ये जो अनोखा है, अद्भुत है, ठीक है। तो 2010 में यूनेस्को भी मानता है कि अद्भुत है, अनोखा है, तो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लेते हैं। हालांकि जयपुर के 3 जो स्थल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। आमेर का किला, जयपुर का जंतर मंतर, और जो आमेर का जो परकोटा है, जयपुर का जो पुराना परकोटा है, पुराने शहर का जो परकोटा है, जयपुर का जो परकोटा है, इसको शामिल किया जाता है। आमेर किला को 2013 में किया जाता है, और जयपुर जो परकोटा को 2019 में किया जाता है, और 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को किया जाता है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। देखिए आपको थोड़ा सा ये भी याद रख लेना चाहिए कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची में वर्तमान में जो राजस्थान के कितने स्थल है, कितनी जो साइट्स है शामिल है। तो 6 तो किले हैं। एक तो जो आमेर वाला किला है, एक जैसलमेर वाला किला है, चित्तौड़गढ़ वाला किला है, कुंभलगढ़ वाला किला है, गागरोन का किला है, और रणथंभौर का किला है, ठीक है। 6 किले हो गए हैं।
जयपुर शहर का जो परकोटा है वो शामिल है, 7वां। 8वां जो बात कर रहे हैं जंतर मंतर है, ठीक है। और जो 9वां की अगर एक बात करें तो जो भरतपुर वाला जो घना पक्षी विहार है वो भी इसमें शामिल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, ठीक है। तो वापस अपन बात करें जंतर मंतर की, लेकिन जंतर मंतर की वापस बात करें तो कि जंतर मंतर का जो शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यंत्र मंत्र होता है। 5 बसाए थे सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर, या 5 जंतर मंत्रों की स्थापना की थी। देखिए वापस बात करता हूँ, सवाई जयसिंह 5 जंतर मंतर बनवाता है। सबसे पहला बनवाता है दिल्ली में, सबसे बड़ा बनवाता है जयपुर में, फिर जो उज्जैन मध्य प्रदेश में बनवाता है, एक बनाता है मथुरा उत्तर प्रदेश में, एक जो 5वां बनाता है वाराणसी या बनारस उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ा जयपुर वाला जंतर मंतर है। देखिए 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया जाता है। जयपुर के ही जो अन्य पर्यटन जो स्थल है, यानी जयपुर का परकोटा और जो आमेर किला को भी जंतर यानी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के लेवल पे बात करें तो राजस्थान के जो कुल जो स्थल है, जो प्रमुख स्थल है, उनकी बात करें तो 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। उनमें वापस अपन गिनते हैं आमेर का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला, ठीक है। एक जो भरतपुर वाला जो घना पक्षी विहार है उसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बात करें जयपुर परकोटे की तो 2019 में शामिल किया गया था और आमेर किले को 2013 में शामिल किया गया है, ठीक है, ये बात है। अब बात आती है गोविंद देव जी मंदिर की। देखिए गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो शहर के बीचों बीच एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है जयसिंह। इसके सामने अपना जो महल बनवाता है सिटी पैलेस। तो जिस प्रकार से मेवाड़ वाले शासक अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, वैसे ही कछुआ शासक जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। क्वेश्चन बनेगा कि जयपुर के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते थे? गोविंद देव जी का। गोविंद देव जी जयपुर के राजा है, हम जो शासक मानते थे कि हम इसके दीवान है, गोविंद देव जी के दीवान है। काफी अच्छा मंदिर है, लोग खूब जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। यहाँ तक कि जयपुर के जो बड़े बड़े अधिकारी भी गोविंद देव जी के धोख लगाने जाते हैं, ठीक है। जो बड़े जो अधिकारियों की यहाँ पे पोस्टिंग होती है जयपुर में, तो वो भी दर्शन के लिए आते हैं। कोई भी हो, कलेक्टर हो, ठीक है, जो बड़े बड़े पदों पर जो आसीन होते हैं वो भी आते हैं। है नहीं कि आम लोग ही यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। एक प्रकार से जयपुर का राजा है गोविंद देव जी, तो सब लोग यहाँ पे ढोक लगाने के लिए आएंगे। तो गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। गोविंद देव जी का दीवान मानते थे अपने आप को जो जयपुर के शासक, ठीक है, ये आप लिख लेना। ये एक गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। जो गोविंद देव जी का मंदिर है गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में इस जो संप्रदाय को शुरू करते हैं, गौड़ीय संप्रदाय को जो शुरू करने वाले थे चैतन्य महाप्रभु शुरू किए थे, बंगाल में शुरू किए थे, ठीक है। देखिए जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं, ये भी आपने लिख लिया होगा। अब बात आती है साहित्य की। साहित्य के मामले में भी बंदा आगे था, जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी तैयार करवाता है। मोहम्मद शाही, देखिए थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, मोहम्मद शाही इस समय मुगल बादशाह था तो उसके नाम से ही करवाता है मोहम्मद शाही। ये तो मुगल बादशाह का नाम रहता है मोहम्मद शाह। और ये जीज का अर्थ होता है नक्षत्र, ठीक है। नक्षत्रों की एक सारणी तैयार करवाता है, तो किस प्रकार के जो नक्षत्र होंगे, किस प्रकार से देख सकते हैं नक्षत्र किसी के। अपन बात कर चुके हैं पहले भी, ज्योतिष में काफी विश्वास रखता था, रुचि रखता था, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा तैयार करवाई जाती है जीज मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी, ठीक है। वह अकेला खुद भाई ये नहीं था कि सवाई जयसिंह खुद ही करता है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा करवाई जाती है। 1725 से 1733 तक ये तैयार होती है, ठीक है।
1725 से 1733 तक जी मोहम्मद शाही नक्षत्र सारणी, जो एक नक्षत्रों की सारणी है, जो कैलेंडर था। सवाई जयसिंह स्वयं ने, यानी सवाई जयसिंह खुद ने भी एक जो ज्योतिष ग्रंथ लिखा था, जयसिंह कारी का। ठीक है, ये ज्योतिष का ग्रंथ है जयसिंह कारी का। तो सवाई जयसिंह खुद लिखते हैं इसको, जो जयसिंह कारी का। अब बात आती है दरबारी विद्वानों की। दरबारी विद्वानों की जो बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर इनके दरबार में थे। ठीक है, पुंडरीक रत्नाकर इनके दरबार में थे। पुंडरीक रत्नाकर की बात अपन अश्वमेध के समय में भी करेंगे, तो अभी भी कर रहे हैं। तो जयसिंह कल्पद्रुम इनकी पुस्तक है, पुंडरीक रत्नाकर की। आगे बात करेंगे अश्वमेध के भी, अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई जयसिंह ने, थोड़ी सी बात वहां पर भी कर लेंगे पुंडरीक रत्नाकर की। तो पुंडरीक रत्नाकर इनके दरबार में थे। पुंडरीक रत्नाकर ने एक पुस्तक लिखी थी, तो एक ग्रंथ लिखा था जयसिंह कल्पद्रुम। देखिए, एक दरबारी विद्वान थे यानी इनके दरबार में, यानी केवल राम। देखिए, जो पुस्तक है, जो लागोरिथम, फ्रेंच पुस्तक है लागोरिथम, तो लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद कर किया था केवल राम ने। ठीक है, संस्कृत जो फ्रेंच पुस्तक लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद केवल राम ने किया था, विभाग सारणी नाम से। ठीक है, लागोरिथम जो फ्रेंच पुस्तक आप लिख लेना ब्रैकेट में, फ्रेंच पुस्तक, इसका जो संस्कृत में अनुवाद किया था वो विभाग सारणी नाम से किया था केवल राम ने। एक जो और विद्वान थे जो सवाई जयसिंह के दरबार में, पंडित जगन्नाथ। ठीक है, तो पंडित जगन्नाथ की दो तो जो पुस्तकें हैं, एक जो अनुवाद किया था उसकी बात करते हैं। दो पुस्तकें हैं, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। ठीक है, पंडित जगन्नाथ की जो दो पुस्तकें हैं, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। देखिए, जो यूक्लिड की एक ज्यामिति है, ठीक है, तो यूक्लिड की जो ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, यूक्लिड को रेखा गणित का जनक भी माना जाता है। तो यूक्लिड की जो कोई पुस्तक है ज्यामिति, उसका जो संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, यूक्लिड को रेखा गणित का जनक भी माना जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है, एक और विद्वान था नयन चंद्र मुखर्जी, इधर लिख देता हूं। ये जो नयन चंद्र मुखर्जी था, ये जो बंगाल का था। ठीक है, विद्याधर भट्टाचार्य की अपन पहले बात कर चुके हैं, वो भी बंगाल के थे। ये नयन चंद्र मुखर्जी भी दरबार में थे, ये भी बंगाल के थे। ठीक है, रानी मुखर्जी के कुछ लगते होंगे। ठीक है, कोई पूर्वज होंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मजाक की बात हो गई, अदरवाइज मत लेना। तो ये नयन चंद्र मुखर्जी जो बंगाली थे, ये एक उकर नामक जो अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, उकर नामक, उकर नामक जो कोई ग्रंथ था, अरबी ग्रंथ था, इसका संस्कृत में अनुवाद करते हैं नयन चंद्र मुखर्जी। दो बंदे और थे, मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ। अब नाम लिख लेना इनके, कि जो अपने जो संस्कृत में अनुवाद करवा रहे हैं, जो सवाई जयसिंह कहता है, सवाई जयसिंह को जो सेनापति वगैरह कहते हैं, भाई जो राजा जी आप संस्कृत में अनुवाद करवा रहे हो इतनी पुस्तकों का, इतनी पुस्तकें अपन लाएंगे कहाँ से जगह। तो सवाई जयसिंह दो बंदे अपॉइंट करता है, मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ, कि ये तुम दोनों बंदों का काम यही है कि आप विदेशों से पांडुलिपियां लेकर आओ। पांडुलिपियां कहते हैं हस्तलिखित ग्रंथों को, हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं, ग्रंथ, उनको पांडुलिपियां कहते हैं। आप हस्तलिखित जो पांडुलिपियां विदेशों से लेकर आओ, उनका अपन संस्कृत में अनुवाद करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात होती है। वापस एक बार अपन सवाई जयसिंह के जो दरबारी विद्वानों की बात करें, पुंडरीक रत्नाकर इनके दरबार में था।
जय सिंह कल्पद्रुम पुंडरीक रत्नाकर की जो पुस्तक है, केवलराम भी इनके दरबार में था। फ्रेंच पुस्तक लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद करवाता है विभाग सारणी नाम से, ठीक है। एक जो दरबारी विद्वान था यानी पंडित जगन्नाथ की 2 पुस्तकें हैं, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। देखिए यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद करता है पंडित जगन्नाथ, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें नयनचंद्र मुखर्जी बंगाली थे। इन्होंने उकर नामक अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद किया था। देखिए मोहम्मद मेरी और मोहम्मद शरीफ को विदेशों से हस्तलिखित जो पांडुलिपियां लाने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो ये बात है। देखिए इसके बाद में अपन और थोड़ी बहुत बात करें, चित्रकला में भी काफी रुचि रखता था सवाई जय सिंह। देखिए अब ये थोड़ी सी बातें अब ध्यान रख लेना, मौखिक तौर पे सुन लेना। सवाई जय सिंह ने चित्रकला के एक अलग से विभाग की स्थापना करवा दी थी, सूरत खाना नाम जो चित्रकला विभाग था। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सूरत खाना नामक तो चित्रकला विभाग की स्थापना सवाई जय सिंह ने करवा दी थी जयपुर में, ठीक है। सूरत खाना नामक जो चित्रकला विभाग किसने स्थापित करवाया था? सवाई जय सिंह ने। अब बात आती है सामाजिक सुधारों की। सवाई जय सिंह के जो सामाजिक सुधार है ये आप मौखिक ध्यान रख लेना, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। देखिए सती प्रथा को नियंत्रित करता है, सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है सवाई जय सिंह। देखिए अब उस समय की बात है, 1700 से 1743 के बीच की बात है। तो सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास सवाई जय सिंह कर रहा था। यानी कि सती प्रथा का जो एक्ट तो बनता है 1829 में बनता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। यानी 1829 में मुख्यतः रोक लग पाती है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर। लेकिन 1829 से देखो कितने दिनों पहले, कितने सालों पहले, लगभग यानी काफी समय हो चुका है। 1700 से यानी टाइम रहता है इसका चालू होता है 1743 तक चलता है। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से मुख्य रूप से रोक लगती है। लेकिन ये इस टाइम पीरियड में भी इस कुप्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। फिर जो बात आती है दूसरे, बाल विवाह को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। देखिए बाल विवाह है मुख्य रूप से 1929 में, ठीक है। 1929 में इसके लिए कानून बना था, बाल विवाह को रोकने के लिए हरविलास सारदा के प्रयासों से एक एक्ट बना था 1929 में, ठीक है। हरविलास सारदा और चांदकरण सारदा दोनों भाई थे, अजमेर से थे, राजस्थान के अजमेर से। तो इनके प्रयासों से 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए एक एक्ट बना था। देखिए ये बंदा उस समय में भी ये प्रयास कर रहा था। हालांकि आज भी बाल विवाह तो नहीं रुक पा रहे हैं। जैसे आका तीज के दिन अलग से अखबार में हेडलाइन आती है कि छोटी बच्चियों का इस प्रकार से विवाह करवाया गया, यानी फेरे दिलवाए गए, गोद में लेके फेरे दिलवाए गए, पड़ोसी के घर में ले जाकर, यानी पुलिस प्रशासन के डर से पड़ोसी के घर में ले जाकर चोरी छिपे यानी फेरे करवाए गए। इस प्रकार की जो हेडलाइन अब भी मिल जाती है। आका तीज को जाना ही जाता है कि जो भाई बाल विवाहों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये जो सवा है आका तीज वाला, ठीक है। तो मुख्य यानी पूर्णतः आज भी बंद नहीं हो पाया है, लेकिन सवाई जय सिंह उस समय में भी प्रयास कर रहा है। इसके बाद में बात आती है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रहा था बंदा। सवाई जय सिंह की बात करें तो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था कि जाति से उठकर भी आप सोचने की कोशिश करें, दूसरी जाति में भी विवाह संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। आज आप यानी बात करके भी देख लो अपने घर वालों से कि हम अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं, उठ के रख देंगे घर वाले, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए उस समय में भी कितना ब्रॉड माइंड था बंदे का, ठीक। और अब नेक्स्ट बात करें कि ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करवाता है सवाई जय सिंह, ठीक है। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त करवाता है सवाई जय सिंह। किस प्रकार से समाप्त करवाता है? जब अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा 1740 में करवाया गया था अश्वमेध यज्ञ, तो उस समय जो ब्राह्मण थे एक जगह नहीं बैठ पा रहे थे कि जो ब्राह्मण आपसी भेदभाव कर रहे थे, भाई ये ब्राह्मण है हमारे से छोटा है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ये जो ब्राह्मण होते हैं ये वही होते हैं अपने आप को ऊंचा समझते हैं। भाई कोई 4 वेदों का जानकार हो अपने आप को बड़ा समझता है, कोई 3 वेदों का जानकार है, कोई 2 वेदों का जानकार है, ठीक है। तो ब्राह्मण एक जगह नहीं आ पा रहे थे, एक जगह नहीं बैठ पा रहे थे। तो फिर जो सवाई जय सिंह इनको समझाता है यार आप ऐसे मत करो,
और आप समझने की कोशिश करो। आप ही जो इतने बड़े जो पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, आप ही ऐसे जो भेदभाव करोगे तो और जनता क्या करेगी, और जनता का क्या हल होगा भेदभाव के मामले में। तो फिर इनको समझाता है और इनको इनके जो भेदभाव समाप्त करवाता है स्वाई जयसिंह। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट और बात करें अपन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दे रहा है बंदा। देखिए विधवा पुनर्विवाह है उस समय कुरीति एक प्रकार से भाई गलत माना जाता है, नहीं विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। तो स्वाई जयसिंह इस चीज को भी बढ़ावा दे रहा है कि कोई विधवा हो गई है, कोई लड़की हो गई है विधवा, तो उसका जो अगला जीवन है, आगे का जीवन है, वो सही तरीके से गुजरे। तो उसके जो वापस यानी विवाह होने की जो सिचुएशन तैयार की जाए, या फिर लोगों को जागरूक किया जाए कि इसका वापस भी, इस जो विधवा लड़की का वापस भी विवाह हो सकता है या किया जाना चाहिए। तो ये प्रयास कर रहा था स्वाई जयसिंह। ठीक है, साधु अब जो नेक्स्ट और जो प्रयास था समाज सुधार का, साधु ये थोड़ा सा सोचना कोशिश करना कि ये जो प्रयास था इनका अगला, कि साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा था स्वाई जयसिंह। ठीक है, साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए स्वाई जयसिंह प्रेरित कर रहा था। स्वाई जयसिंह को लग रहा था आगे चलकर या भविष्य में कुछ बाबा होंगे, ये इस प्रकार की गलत हरकतें करेंगे, उन गलत हरकतों की वजह से इनको जेल में भी जाना पड़ सकता है और जेल में रहना भी पड़ेगा, कोई सरकार हो इनको बचा नहीं पाएगी। ठीक है, तो उस समय में भी इनको पता लग गया था। तो बाबाओं के वे कर्म ऐसे होंगे, ये भगवा वेश तो धारण कर रहे हैं इस समय, लेकिन बाद में जाकर परेशान होंगे या संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इन जो साधु संत इन बाबाओं को स्वाई जयसिंह कहता है कोई बात नहीं, जो भगवा वेश तो धारण कर लिया, चोला तो धारण कर लियो, लेकिन आपको शादी कर लेनी चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए और बाल बच्चों के साथ रहना चाहिए, घर परिवार के साथ थोड़ा बहुत रहना चाहिए और विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में आप परेशान होगे, संस्कृति को नुकसान पहुंचाओ, जेल में जाने की नौबत आ जाएगी, तो पहले आप विवाह कर लो। तो साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित कौन करता है? स्वाई जयसिंह। इनके लिए तो अलग से एक गांव भी बसा दिया था, इस गांव में रहो। मथुरा के पास में एक गांव पड़ता है बैरागपुरा, तो बैरागपुरा गांव बसा दिया था स्वाई जयसिंह ने। साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। ये बातें हैं समाज सुधार की। देखिए किस प्रकार से समाज सुधार कर रहा है बंदा। यानी वापस अपन समाज सुधारों की बात करें स्वाई जयसिंह की, तो सती प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए उस समय की बातें हैं, जो बंदा कितने आगे की सोच उस समय में रख रहा है। हालांकि 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगती है। जो नेक्स्ट सुधार था, बाल विवाह को नियंत्रित करने का कोशिश करता है। आज भी बाल विवाह पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्वाई जयसिंह उस समय में भी ये सोच रख रहा था कि किसी लड़की की, किसी लड़के का जीवन खराब नहीं होना चाहिए बाल विवाह की वजह से। फिर 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से यानी एक्ट बना था बाल विवाह के लिए, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में और प्रयास करता स्वाई जयसिंह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रहा था। इसके बाद में बात करते हैं साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित कर रहा था स्वाई जयसिंह। और इसके बाद में और अपन बात करें कि विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दे रहा था स्वाई जयसिंह। ठीक है, तो ये बातें की हैं इसके जो स्वाई यानी स्वाई जयसिंह के सामाजिक सुधार थे या प्रयास थे। अब बात आती है जयवाण तोप की। जयवाण तोप आप सब जानते होंगे, नाम तो सुना होगा, कम से आपने देखा नहीं होगा तो नाम तो सुना होगा। जयवाण तोप है स्वाई जयसिंह ने बनवाई थी। ठीक है, शुरुआत में इसका जब नाम रखा गया था जय अग्नि यंत्र रखा गया था। जयवाण तोप, जयवाण तोप का शुरुआत में नाम जय अग्नि यंत्र रखा गया था। ये स्वाई जयसिंह ने तैयार करवाई थी। इस तोप के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये तोप मात्र एक बार चली है। इसका जो गोला था, इसका जो बारूद का जो गोला था, वो जयपुर में ही जगह पड़ती है चाकसू, तो चाकसू में जाकर पड़ता है। और किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जहां पर जो एक गोला जाकर पड़ा था, वहां पर एक तालाब बन गया था, एक खड्डा खुद गया था, एक गड्ढा हो गया था, एक गड्ढा बन गया था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। जयवाण तोप स्वाई जयसिंह ने बनवाई थी। शुरुआत में इसका नाम रहता है जय अग्नि यंत्र, जो जयगढ़ किले में स्थित है। अपन दो पहियों पर एक खड़ी हुई है। इसके आगे लोग फोटो खिंचवाते आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप भी कभी जाओ तो फोटो खिंचवा लेना। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे स्टोरी लगा देना। ठीक है, अब बात आती है अश्वमेध यज्ञ की। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अश्वमेध यज्ञ की।
ये थोड़ा सा एक प्रकार का स्वांग रचा गया था, नाटक किया गया था अश्वमेध यज्ञ का। 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाता है सवाई जय सिंह। जिस प्रकार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था, और उसका जो ये अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है, थोड़ा सा देखना लिख के बता देता हूँ, कोशिश करता हूँ। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि वह यज्ञ जिसको करने के बाद में एक घोड़ा छोड़ा जाए, और वह जो घोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चलेगा, वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाएगा वो क्षेत्र अश्वमेध यज्ञ करवाने राजा यानी अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के अधिकार में आ जाएंगे। वैसे मेध्य का अर्थ भी यज्ञ होता है, अश्वमेध भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माहौल नहीं बनेगा, अश्वमेध, ठीक है। तो वैसे दो हो गए, यज्ञ यज्ञ, ठीक है। अश्व यज्ञ यज्ञ, मेध्य का मतलब होता है यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ सवाई जय सिंह करवाता है 1740 में। ये अपन अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। अश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ा छोड़ा जाता है, वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में चले जाता है, वो जो क्षेत्र होते हैं जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा के अधिकार में खो जाएंगे, ठीक है। अब भाई घोड़ा छोड़ तो दिए, लेकिन सब लोगों को लगा भाई जो घोड़ा जाएगा दूसरी रियासतों में चले जाएगा, तो दूसरे राजा ये जो घोड़ा छोड़ा जाता था, इसका एक नियम और होता था कि अगर इस घोड़े को कोई राजा पकड़ लेता है दूसरी रियासत का, तो उस राजा के साथ फिर युद्ध करना पड़ेगा, यानी घोड़ा छोड़ने वाले राजा को, ठीक है। तो लोगों को लगाया सवाई जय सिंह अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, घोड़ा छोड़ेंगे। अब इस घोड़े को छोड़ देंगे तो दूसरी रियासतों में जाएगा, दूसरी रियासतों के राजा पकड़ लेंगे, और वो जो राजा लड़ाई करेंगे, फालतू में खून खराब हो जाएंगे, खून खराब होगा, मनक मारे जाएंगे। तो किसी ने कहा यार भाई ये तो क्या भाई, अश्वमेध यज्ञ तो करा लिए, घोड़ा भी छोड़ रहे हो, लेकिन युद्ध होगा, लड़ाई करनी पड़ेगी दूसरे राजाओं से। देखिए जो अश्वमेध यज्ञ की बात करें पहले, तो इसका जो पुरोहित था पुंडरीक रत्नाकर था, ठीक है। पुंडरीक रत्नाकर इसका जो पुरोहित था। अपन देखिए पहले भी बात कर रहे थे भाई, अपन अश्वमेध यज्ञ के टाइम में बात करेंगे पुंडरीक रत्नाकर की, थोड़ी सी ये बात है। तो अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। देखिए घोड़ा छोड़ देता है, किसी ने कहा भाई आप घोड़ा छोड़ मत देना राजा जी। मारवाड़ वाला अभय सिंह है, वो घोड़ा पकड़ने के लिए तैयार है। मारवाड़ में इस समय राजा है अभय सिंह, ठीक है। मारवाड़ का अभय सिंह सांबर की सीमा पर आकर बैठा हुआ है घोड़ा पकड़ने के लिए, वो युद्ध करने के लिए तैयार है। इस समय मेवाड़ का जो राजा था जगत सिंह सेकंड था। जगत सिंह सेकंड मेवाड़ वाला आकर बैठा हुआ है मालपुरा वाले क्षेत्र में युद्ध करने के लिए या घोड़ा पकड़ने के लिए। घोड़ा छोड़ मत देना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, खून खराब हो जाएगा, युद्ध करना पड़ेगा। फिर सवाई जय सिंह को लगा फिर क्या किया जाए, किसी ने राय दी, आपको कान में बताते हैं, इस प्रकार की कर लेना व्यवस्था। तो फिर कहते हैं कि जो जयपुर का जो परकोटा है, इसके भाई चारों तरफ गेट बने हुए हैं, अलग अलग गेट बने हुए हैं, अपन पढ़ते हैं या जानते हैं। अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, गढ़ता गेट, न्यू गेट, जो त्रिपोलिया में भी उधर गेट बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अलग अलग गेट बने हुए हैं, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, गढ़ता गेट, ठीक है, और जो जोरावर सिंह गेट भी बना हुआ है। तो इन गेटों को, इन दरवाजों को बंद कर लो, परकोटे में अंदर ही अंदर घोड़ा छोड़ दो। घोड़ा छोड़ोगे, आगे गेट मिल जाएगा, घूम जाएगा घोड़ा, इधर गेट मिलेगा, घूम जाएगा घोड़ा, इधर गेट मिलेगा, घूम जाएगा घोड़ा, गेट मिलेगा, घूम जाएगा घोड़ा, ठीक है। वैसे चक्कर काट लेगा, परकोटे में चक्कर काट लेगा घोड़ा, कोई पकड़ेगा नहीं। अपने जो भी फॉर्मेलिटी होगी ये भी पूरी हो जाएगी। अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ा छोड़ने की, कोई पकड़ेगा भी नहीं। इस प्रकार से जो घोड़ा आगे चल रहा होता, ठीक है, सवाई जय सिंह करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से छोड़ देते हैं अपन घोड़ा, अपनी जो भी बातें हैं वो पूरी हो जाएगी, यानी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। घोड़ा छोड़ा जाता है, पीछे सवाई जय सिंह राजा यानी जो राजा है वो हाथी पर सवार होते हैं, पीछे पीछे सेना चलती है, जो भी सेनापति थे इस प्रकार की आवाजें लगाए हुए चलते हैं, भाई अपना जो राजा है, सम्राट है,
अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं, घोड़ा छोड़े हैं, इसको कोई पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, उसके साथ युद्ध करेंगे। राजा की चतुरंगनी सेना सवार है, साथ में है। इस प्रकार की जो भाई माहौल बनाते हुए थे। अगर कोई इसमें एक बंदा था इनकी जो सेना में, उसको लगे भाई यार ये दिन देखने पड़ रहे हैं, आगे कोई राजा को यानी भविष्य में कोई जो हमारे जो पीढ़ी के लोग होंगे वो ऐसे सोचेंगे। इस प्रकार के जो कोई राजा हुए थे कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और उसके घोड़े को पकड़ने की किसी की औकात नहीं हुई थी। ऐसा कौन सा राजा था कोई दूसरी रियासतों में भी जो इसके घोड़े को नहीं पकड़ पाया था? तो एक बंदा था इसमें, दीप सिंह कुंभणी। ऐसा कहा जाता है कि जो कुंभणी है ये कछुआओं की ही कोई शाखा है, ठीक है, शाखा थी कुंभणी। तो दीप सिंह कुंभणी इस जो सेना में चल रहा था इनके साथ जो चार दीवारी में परकोटे में, जो ही दीप सिंह कुंभणी का जो घर आता है, अपने जो साथ के जो लोग थे, कुंभणी जो लोग थे 20-25 लोग थे, उनको साथ लेता है, बातचीत पहले ही कर लेता है, माहौल पूरा बना लेता है, पूरी योजना तैयार कर लेता है। जैसे ही अपना घर आता है वहां पर घोड़े को लेकर अंदर चले जाता है। लोगों को लगा यार घोड़े को कोई पानी वानी पिला रहा होगा, कुछ खिला रहा होगा। कुछ लोग कहते हैं भाई यार इतनी सी देर, अभी तो थोड़े बहुत टाइम ही हुआ है, घोड़े छोड़े हुए, क्या पानी पिला रहा है, अभी तो जो है। दीप सिंह कुंभणी को गुस्सा आ रहा था। दीप सिंह कुंभणी कहता तुम पानी पीने लाने के लिए बोल रहे हो, अभी पकड़ पकड़ के तुम्हें सब लोगों को मारूंगा मैं। अब उस शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार से आप घोड़ा छोड़ रहे हो, आपके ऊपर आने वाली पीढ़ियां थूकेगी, गालियां निकालेगी। भाई इस प्रकार से भाई कोई राजा था वो अश्वमेध यज्ञ करवाया था और घोड़े को परकोटे में घुमा दिया। भाई उसके पास या तो पावर नहीं होगी दूसरे शासकों से लड़ने की। अगर भाई पावर है तो फिर घोड़ा छोड़ा जाना चाहिए, और घोड़ा छोड़ा गया था तो पकड़ा क्यों नहीं गया था किसी के द्वारा? तो जो दीप सिंह कुंभणी उस घोड़े को पकड़ लेते हैं और चलो ठीक है मैं तैयार हूँ युद्ध करने के लिए और आप युद्ध कर सकते हो। किसी ने कहा यार 20-25 लोग लेने के देने पड़ जाएंगे, मिलेगा क्या तुम्हारे को, मारे जाओगे अभी सब। दीप सिंह कुंभणी कहते हैं मरने का कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मारा जाऊंगा लेकिन युद्ध करके तो मारा जाऊंगा, कहाँ यानी कभी भविष्य में याद तो किया जाऊंगा। सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दीप सिंह कुंभणी ने पकड़ा था। कालांतर में मैं भी लोगों के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ा जाऊंगा, वरना मुझे कोई नहीं याद रखेगा। तो दीप सिंह कुंभणी इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये बातें होती हैं। अश्वमेध यज्ञ होता है, इसका इस प्रकार से जो भी प्रक्रिया होती है, घोड़ा छोड़ा जाता था, घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में चले जाता था वो क्षेत्र यज्ञ करवाने वाले राजा के अधिकार में हो जाते थे। यदि इस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उस शासक के साथ में युद्ध करना पड़ता है, घोड़ा छोड़ने वाले शासक, ठीक है। तो दीप सिंह कुंभणी इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता है और लड़ाई कर लेता है, ठीक। अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को रोकने के लिए, ठहराने के लिए जल महल जो इमारत है मानसागर झील में बनाई गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो अपन बात कर लिए कि अश्वमेध यज्ञ जो जयपुर में किया गया था 1740 में सवाई जयसिंह के द्वारा, इस समय मारवाड़ में शासक था अभय सिंह और मेवाड़ में जो शासक था जगत सिंह सेन। ये कंप्लीट हो चुका है सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह के जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उनकी अपन बात कर लिए हैं। अश्वमेध यज्ञ की बात ध्यान रखना थोड़ा, ये दीप सिंह कुंभणी के लिए भी पूछा जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। सवाई जय सिंह के जो सामाजिक सुधार है ये मेंस में पूछे जाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्टिव जो प्री वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें नहीं पूछे जाएंगे। चित्रकला के सूरत खाना जो विभाग बनवाया था ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे अपन जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो और जो आमेर यानी जयपुर के जो शासक है, जो कछुआ शासक है, उनका जो बचा हुआ जो भी इतिहास है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।